आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड सेकंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग अध्याय 7 के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले भाग में हम लोग बीजगणित की परिभाषा, बीजगणित क्यों पढ़ाया जाता है, बीजगणित क्यों पढ़ते हैं, बीजगणित के क्या कार्य हैं, इन बातों का अध्ययन किया और सूत्रों को हमें कैसे पढ़ना चाहिए जिससे बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आए, इन सारी बातों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इस दूसरे भाग में आज हम लोग गणित की जो शाखा हमारा बीजगणित हम लोग पढ़ रहे हैं, बीजगणित को पढ़ाने की क्या विधि होनी चाहिए, इन बातों का अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं। आज का चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये इस दूसरे पार्ट में बीजगणित को पढ़ाने की विधि। जैसा कि आप जानते हैं, बीजगणित जो पढ़ाने की विधि है, जो दो प्रचलित विधियां हैं जिसके जरिए हम लोग बीजगणित को पढ़ा सकते हैं, वो हमारे दो प्रचलित विधि में पहला है समीकरण विधि, दूसरा है सूत्र विधि। इन दोनों विधियों से हम बीजगणित की जो भी तथ्य होते हैं उन्हें इसी दोनों विधियों से पढ़ाते हैं। लेकिन किसी भी विधि के प्रयोग में कुछ ऐसे भी विधि हैं जहां हम लोग इन दोनों विधियों को प्रयोग करते हैं। बीजगणित का प्रयोग समीकरण विधि से हम लोग इसे निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हम लोग आपके सामने आप लिखा गया है, यदि आपके पास कोई संख्या है, जैसे आप ले लिया हमने 7 है, 7 में हमने कोई संख्या जोड़ा और उसे जोड़ने पर हमारा जो योगफल आया 12 आया। आपसे ये एक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। वो तथ्य है कि एक संख्या 7 है और इस 7 में हमने कोई संख्या जोड़ा। यहाँ से आपको कह रहा है कोई संख्या जोड़ा, अब वो संख्या क्या जोड़ा आपको नहीं बता रहा है, और लेकिन कह रहा है तो जब हम 7 में कोई संख्या जोड़ेंगे वो हमें योग 12 देगा। तो कह रहा है वह संख्या क्या होगा। अब इस तथ्य को हम लोग बच्चों को बीजगणित के लैंग्वेज में, बीजगणित की भाषा में कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ, हमने मान लिया एक संख्या यहाँ पे कह रहा है, जैसा वो आपका तथ्य कह रहा है आप उसी तथ्य पे अपने रहिए, जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा आप कर दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कोई संख्या, तो हमने यहाँ पे संख्या लिखा और उसमें 7 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो हमने संख्या में 7 जोड़ा और जैसे जोड़ा दोनं का योगफल 12 आया। अब यहाँ पे जो संख्या दिया है, आप इस संख्या के स्थान पर किसी विजी पद जैसे यक्स या किसी अक्षर के क ख ग घ, इसमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने एक विजी पद ले लिया, यहाँ पे यक्स, हमने मान लिया वो संख्या कौन सा है हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम बीजगणित की सहायता से उसे मान लेते हैं कि वो कोई संख्या है जो यक्स है। अब हमने संख्या का स्थान पे यक्स लिखा, वो आपका उस संख्या में जोड़ने के लिए 7 कह रहा है, तो हमने जोड़ दिया उसमें 7।
अब उसे कह रहा जब हम उसमें 7 जोड़ेंगे तो जो हमारा आएगा वो संख्या वो 12 हो जाएगा। तो हमने इसमें बराबर का चिन्ह लगा दिया, वो 12 हो जाएगा। यहाँ पे आप बराबर वो नहीं कहा है, लेकिन उसमें छिपा हुआ है। बराबर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें तो वो बराबर उसमें छिपा है। कैसे छिपा है देखिए, जैसे उसने कहा संख्या में कोई संख्या है, हमने उसमें 7 जोड़ा तो वो 12 हो गया। तो 12 हो गया कहने का मतलब वो 12 के बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया। तो ये जो बराबर आया है वो बराबर उस समीकरण में छिपा हुआ तथ्य है। तो हमने उस संख्या में जब 7 को जोड़ा वह संख्या 12 के बराबर हो गई, इसीलिए हमने इसको x + 7 = 12 लिखा। अब हम क्या करते हैं, चूँकि हमें वह संख्या निकालना है, संख्या निकालना है हमें, तो ये जो संख्या निकालना है इसका मतलब ये 7 हमें इस तरफ नहीं रहने देना है, 7 को हमें हटाना है। तो 7 को हटाने के लिए क्या करें, हम दोनों पक्षों में 7 को घटा देते हैं। जब हम दोनों पक्षों में 7 को घटाएंगे तो ये आपका x लिखा रहा, x रहा, +7 वैसे रहा। हमने इसमें से 7 को घटाया, जब इसमें 7 को घटाया तो आप जानते हैं बीजगणित का नियम कहता है, यदि आप किसी संख्या को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो वही क्रिया आपको दोनों पक्षों में करना चाहिए। क्योंकि आप अगर वही क्रिया दोनों पक्षों में करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमारा बीजगणित का एक नियम है, इसलिए हमने दोनों पक्षों में 7 घटाया। तो जब आप इधर 7 में से 7 घटाएंगे तो इस पक्ष में आपका 0 हो जाएगा, केवल x बचेगा। लेकिन जब आप उधर 12 में से 7 घटाएंगे वह संख्या मिलेगी आपको 5। कहने का मतलब जो हमारा संख्या आएगा, जो हमने x माना था, अर्थात उसने एक नई संख्या कहा था जोड़ने के लिए, वो हमारा संख्या यहाँ पे 5 है। तो इस तरीके से आपने देखा ये जो गणित की हमारी समस्या था, इसे हमने बीजगणित की सहायता से अर्थात समीकरण की सहायता से बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सीखा और समीकरण की सहायता से हमने इसको निकाला, जो कि हमारा ये जो मान आया 5 आ गया। अर्थात वो कह रहा है यदि हम संख्या 7 में कोई संख्या जोड़े, अर्थात यहाँ पे कोई संख्या आपका निकल के आ गया, जो संख्या जोड़ने के लिए कह रहा था वो संख्या आपका 5 आ गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जिसे हम बीजगणित की सहायता से बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। तो बीजगणित की जो आपको पढ़ाने की विधियां हैं आपने देखा 2 हैं। इसमें से हमने पहला विधि आपको समीकरण बताया और आपको समझ में भी आया होगा। आपको बता दें, शिक्षक चाहे किसी भी विधि का प्रयोग करे, लेकिन उसको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बालक उसका तात्पर्य जरूर समझें और उनको उसमें रुचि हो। यदि आप शिक्षक गणित की बहुत सारी विधियों का अध्ययन करता है, क्योंकि वह उस विषय का बहुत गहराई से अध्ययन किया रहता है, जिससे वह एक समस्याओं को 2-3 से अधिक विधियों से हल कर सकता है। अर्थात चाहे वो जितने विधि से हल करें, लेकिन शिक्षक जिस भी विधि का प्रयोग करें उस विधि से विद्यार्थियों को उसको समझ में आना चाहिए और उस विद्यार्थी का जो गणित विषय पढ़ने में रुचि है वो उत्साहित हो, जिससे वह अपने उत्साह को गणित में बनाए रखे और वह अच्छे से उसका अध्ययन करें। इसलिए किसी भी समीकरण को बच्चों के सामने उसी विधि से पढ़ाना चाहिए जिससे वह आसानी से सरलतापूर्वक से वह विद्यार्थी अच्छे से समझ सकें और उसके महत्व को समझ सकें।
ये हमने एक उदाहरण लिया और उदाहरण के जरिए बताया कि बीजगणित पढ़ाने की विधि क्या है। ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं जिन्हें हम बीजगणित की सहायता से पढ़ा सकते हैं। अगले स्टेप में आइए हम लोग अध्ययन करते हैं बीजगणित की प्रारंभिक स्थिति क्या होती है। सबसे प्रारंभ में बालक को ज्ञान कराना चाहिए कि अंकों के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग हम लोग कैसे करें या कैसे करना चाहिए। सबसे पहले इसी बात को विद्यार्थियों के सामने अच्छे से प्रस्तुत करें जिससे वह अंकों के स्थान पर किसी बीजी पद किसी अक्षर का प्रयोग करना अच्छे से समझ सकें। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं, आपको एक तथ्य जैसे दे दिया जाए, बालक को एक तथ्य दे दिया जाए। तथ्य यह है, जैसे उस बालक के सामने आप प्रस्तुत करें कि 1 मीटर जो है हमारा कितने सेमी होता है। तो ये अंकगणित का विषय है, वह इसको याद किया होगा 100 सेमी, और वह बालक बताएगा कि एक हमारा जो मीटर होता है वह 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार से आप बच्चों से पूछें कि तुमने 2 मीटर के कितने सेमी और 2 मीटर में कितने सेमी होते हैं, आपने इसे कैसे मालूम किया। तो वह बालक बताएगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अर्थात जो मीटर की संख्या है, मीटर की संख्या, तो यहाँ पे मीटर की संख्या 1 है, इसलिए हम जब 100 से गुणा कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर बन जाएगा। यहाँ से हमने पूछा 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो वह विद्यार्थी बताएगा कि 200 सेंटीमीटर। तो आप उसको अच्छे तरीके से बताएं कि जो हमारा 2 मीटर है, अर्थात अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो जितनी मीटर की संख्या हो उस मीटर की संख्या को हमें 100 से गुणा करना चाहिए, जिससे वह माप जो नया आए वह सेंटीमीटर में बदल जाए। तो यहाँ पे मीटर की संख्या 2 है, तो 2 का गुणा अगर हम 100 में कर दें तो हमारा 200 आएगा। कहने का मतलब कि जो हमारा 2 मीटर होगा वो 200 सेंटीमीटर के तुल्य होगा और 200 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसी प्रकार से आप बच्चों से 5 मीटर पूछिए, 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, या तुमने 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपने कैसे निकाला। वह बच्चा बताएगा कि 5 मीटर, अर्थात मीटर की संख्या 5 है, तो 100 से गुणा कर दिया जाए 5 में तो 500 हो जाएगा, अर्थात 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इसी तरीके से यदि कहा जाए कि अगर यक्स मीटर हैं तो यक्स मीटर में कितने सेंटीमीटर प्राप्त होंगे। यहाँ कहने का मतलब यक्स हमारा एक बीजी पद है, अर्थात यहाँ पे जो मीटर की संख्या है वो है यक्स। तो हमें अगर मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करना है तो जितने मीटर की संख्या हो उस मीटर की संख्या को हमें 100 से गुणा कर देना चाहिए। तो वह बालक बताएगा कि यहाँ पे हमारा मीटर की संख्या यक्स है और हम सेमी बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, इसलिए हम जब मीटर की संख्या यक्स में 100 का गुणा कर देंगे जो आएगा वह हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा।
और इस तथ्य को वह ज़रूर पकड़ लेगा और वह समझ जाएगा कि हमें जब भी मीटर को सेंटीमीटर बदलना हो तो मीटर की संख्या में 100 से गुणा कर देना चाहिए, जिससे वह सेंटीमीटर में परिवर्तित हो जाए। इस तथ्य को समझाने से वह बालक अच्छे से समझ जाएगा और उसको जो बीजगणित की प्रारंभिक सबसे पहला स्टेप है वह अच्छे से समझ जाएगा और बीजी पद का जो प्रयोग है वह करना आसानी से समझ जाएगा और वह बालक भी बीजी पदों का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर कर सकेगा। इसी प्रकार से क्षेत्रफल, आयतन ज्ञात करने में एक आयत क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इन सारी बातों को हम लोग बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, उसे स्टेप बाय स्टेप समझाएं, जिससे वह अच्छे तरीके से समझ जाए। तो चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, जिससे बीजगणित की जो स्थितियां हैं या बीजगणित को बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत करें, इन बातों को हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ से उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए यदि क आदमी है और वह क आदमी कार्य को ब दिन में करते हैं। कोई आदमी है, क आदमी है और उस कार्य को वो लोग ब दिन में कर देते हैं, तो उसी कार्य को स आदमी कितने दिनों में करेंगे। अब अगर इस तथ्य को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझाएं। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ से क आदमी है और क आदमी उस कार्य को ब दिन में कर दे रहे हैं, तो स आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, एक आदमी कोई कार्य, एक आदमी वह कार्य करेगा। क्या करेगा, ये जो आपने लिखा क और जो ब का गुणा होगा, अर्थात ब गुणे क दिन में। अब हमने एक आदमी का निकाल लिया। अब आपसे चाहे 100 आदमी का पूछे, आपसे 200 आदमी का पूछे, आपसे 100 आदमी का पूछे, आपसे 10 आदमी का पूछे, आप उसे आसान निकाल सकते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न कहें तो सबसे पहले आप हमेशा उसको एक आदमी में बांटें। तो कहा था कि क आदमी थे और ब दिन में कर रहे थे, तो हम उस दोनों आदमी को मतलब सबसे पहले हम उनका एक दिन का कार्य निकालते हैं कि वे एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो यहाँ से एक आदमी का जो एक दिन का काम आया वो ब गुणे का आया। अब आपसे पूछा है स आदमी कितने दिन में कार्य करेंगे, तो हम लोग स आदमी का कार्य निकाल लेते हैं। तो जब एक दिन का ब गुणे क रहा, अब हम क्या करते हैं, जब स आदमी का निकालेंगे तो स आदमी जब कार्य करेंगे तो हम यहाँ से स से भाग कर देंगे और जस आएगा, ये जो हमारा पूरा स्टेप आएगा ये पूरा दिन में आ जाएगा। मतलब वो जो स आदमी होंगे जो इस कार्य को करेंगे ब गुणे क और भागे स के अनुपात में के भागफल में ही काम करेंगे, अर्थात वो इतने दिन में उस कार्य को, मतलब इतने अगर हों 100 आदमी जो होंगे वो इतने दिन में उस कार्य को आसानी तरीके से सरल कर लेंगे। अर्थात 100 आदमी ये कार्य अपना समाप्त कर लेंगे। तो ये हमारे
तथ्य रहें जिन्हें हम लोग एक बीजी, यहाँ हमने पदों को, अक्षरों का अध्ययन किया, यहाँ पर आप x, y, z भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तथ्य पर जब भी कोई बीजगणित की समस्याओं को आप हल करने जा रहे हैं तो उसे सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप उसका बच्चों को अध्ययन कराएं, जिससे वह बच्चा अच्छे से सीखे और उसको हर स्टेप पे अच्छे से समझ में आए और वह बीजगणित की जो स्थितियां हैं वो बनाना सीख जाए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समस्याएं और समीकरण, इन्हें हम लेक्चर के जरिए आपको समझा देते हैं। कुछ बीजगणित का जो प्रारंभ है समस्या के हल करने से होना चाहिए। प्रारंभ में बालक की हल करने के जो कार्य हैं वो रुचि नहीं होती, लेकिन उसमें धीरे धीरे इस कार्य में दक्षता प्राप्त करने पर वह समस्याओं को हल करने में रुचि लगेगा। इसलिए प्रारंभ में बालक के सामने जब भी बीजगणित की स्थितियाँ प्रस्तुत किए जाएं तो उसे इस तरीके से पढ़ाया जाए जिससे वह उसको अच्छे से समझें और उसका जो समस्या करने में, हल करने में जो उसकी रुचि है वो लगातार बढ़ते रहें। बीजगणित में यदि हल करने से कार्य प्रारंभ किया जाए तो बालक के सम्मुख एक समस्या आनी चाहिए, फिर वह उसको हल करे और जब वो उस समस्या का हल कर लेगा तो उसके मन में एक उत्साह जगेगा, उसके मन में एक रुचि आएगी और वह बीजगणित की जो सिद्धांत अध्ययन है, सिद्धांत फार्मूले हैं, उसको पढ़ने में उसका रुचि होगा और वो उससे संबंधित अगले स्टेप का अध्ययन करने में अपना रुचि जागृत करेगा। समस्या सम्मुख होने पर हल करने में रुचि होती है और बालक संपूर्ण समस्या का हल निकालना चाहेगा और वह समस्या को सही विधि द्वारा हल करेगा, क्योंकि उसका मनमोल बढ़ता रहेगा और वह नई नई समस्याओं को अपने हल करेगा और उसका रुचि लगातार बढ़ता जाएगा। साधारण और सरल समस्याओं के हल करने में बालक किसी चिन्ह का प्रयोग न करके उसे अंकगणित की सहायता से हल कर सकता है, लेकिन बीजगणित का प्रयोग जब कठिन समस्याओं के हल करने में लिया जाता है तभी वह आनंद उसका उठाएगा। इस तरीके से जब उसका रुचि लगातार समस्याओं को हल करने में, समीकरण को हल करने में बढ़ता जाएगा तो बालक स्वयं बहुत सारी समस्याएं जो होंगी स्वयं प्रश्न हल करने लगेगा। प्रश्नों में जहाँ कहीं भी कठिनाई प्रतीत हो, एक कुशल बालक, एक कुशल अध्यापक समय समय पर इन कठिनाई को दूर करता हुआ चलता है और इस प्रकार की कठिनाइयों की सूची तैयार कर लेनी चाहिए और धीरे धीरे जैसे जैसे बालक उनको समझते जाएं, उनको सूची से अलग कर देना चाहिए। हर एक स्टेप का बालक को जहाँ पे सूचना हो, समस्या हो, उस समस्या को अपने शिक्षक को चाहिए कि एक नोटबुक बनाएं। नोटबुक बनाते समय क्लास में जब अध्ययन कराएं तो जब बालक की समस्याएं दूर होती जाएं तो उस जो भी समस्या का पॉइंट बनाया था उसे काट दे, जिससे वह शिक्षण कार्य को अच्छे से प्रस्तुत कर सके और बालक भी उसका अध्ययन कर सकें। गणित में हमारे कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो ऋणात्मक संख्या देती हैं, जैसे ऋणात्मक संख्या के सीखने के बारे में बहुत सारे मत हैं, भिन्न भिन्न मत हैं। वास्तव में जब हम इसकी आवश्यकता हो, जब हमें इसकी आवश्यकता हो उसी समय इसका प्रयोग होता है। जैसे बालक के सामने अगर कहा जाए कि 6 - 20 का मान निकालें
तो इसी स्थान पर ऋणात्मक संख्याओं का आरंभ होना चाहिए और उसे समझाएं कि 6 - 20 का तात्पर्य क्या है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि 6 गज ऊपर जाकर फिर 20 गज नीचे उतर जाना। जब वह 6 गज ऊपर चढ़ेगा वह संख्या धन की तरफ, और जैसे नीचे उतरेगा वह संख्या ऋण की तरफ जाएगा, और वह बच्चा उस स्टेप को समझ जाएगा। और जब वह इसकी समस्या को समझ जाएगा तो उसको क में ख घटाना, ख में क घटाना या 3 क में 2 क घटाना, इस तरीके से जब आप बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे तो वह हर स्टेप को समझेगा और उसका आसानी से अध्ययन करेगा। इस तरीके से हमारे ये समस्याएं और समीकरण रहें। हम इस तरीके से जो बालक होगा समीकरण का महत्व समझेगा और समीकरण में उसका पहला पद होता है, उसमें जो चर या व्यंजक प्रयोग किए गए हैं मान कैसे निकालता है। जब वो सीख जाएगा तो वह महत्व को समझेगा और महत्व को समझ करके गणित की जो भी समस्याएं हैं उनको हल कर लेगा। इस तरीके से ये आपका आज लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आपका 7वां पाठ तैयार हो गया। लेक्चर को सुन करके अपने तरीके से एक नोट्स तैयार करें। इन सारी जो भी हमने आपको टॉपिक पढ़ाया अपने तरीके से नोट्स को तैयार करें। हम अगली वीडियो में फिर से आएंगे, एक नया स्टेप लेकर नए पाठ का शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना पढ़ाई करते रहें।